प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स के तीसरे चैप्टर सरल रेखा में गति के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से त्वरण क्या होता है ये जानेंगे और त्वरण के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो त्वरण, जिसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं, ये क्या होता है इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, दोनों के पास अपने अपने बाइक है। ओके, अब टीचर के पास मान लीजिए बाइक है हीरो होंडा की CD100, ठीक, और स्टूडेंट के पास है बुलेट। ओके, अब जैसे दोनों स्टार्ट होते हैं रेस्ट से, तो शुरू में दोनों की स्पीड कितनी है? 0। अब स्टूडेंट ने जस्ट किक मारी और लगभग 3 सेकंड में या मान लीजिए 4 सेकंड में इसकी स्पीड पहुंच जाती है 80 किलोमीटर/आवर। ठीक, जबकि टीचर जो है वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है और लगभग हम ये कहते हैं कि लगभग 10 सेकंड में इसकी स्पीड पहुंचती है 80 किलोमीटर/आवर। ठीक, अब इन दोनों स्थितियों में आप थोड़ा ध्यान से देखें कि शुरुआती स्पीड दोनों की सेम है, अंतिम वेग भी दोनों का क्या है? सेम है। आरंभिक वेग भी सेम है, अंतिम भी सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पर रह गया? यहाँ पर रह गया कि ये जैसे टाइम जो है टीचर को लगा 10 सेकंड, स्टूडेंट को लगा जस्ट 4 सेकंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है स्टूडेंट के केस में, वो 1 सेकंड में 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले 0 थे, फिर 20, 40, 60, 80 इस तरह से। और यहाँ पर 8 किलोमीटर/आवर 1 सेकंड में चेंज हो रही है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड की बजाय मैं वेलोसिटी कहूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग परिवर्तन की जो दर है समय के सापेक्ष, वो यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर कम है। तो समय के साथ या समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर जो है वो क्या है? यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर कम है। इसका मतलब यहाँ पर त्वरण अधिक है और इस केस में त्वरण कम है। ओके, तो यहाँ से हम त्वरण का सूत्र भी लिख सकते हैं कि वेग बटे समय, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ से त्वरण का जो मात्रक है वो क्या हो जाता है? वेग का मात्रक है मीटर/सेकंड, समय का सेकंड तो मीटर/सेकंड स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया SI सिस्टम में। और अगर मैं CGS सिस्टम की बात करूं तो मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, टाइम की जगह सेकंड वही रहेगा, सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर इन CGS सिस्टम। ओके, और इसके अलावा जैसे वेग क्या है? सदिश राशि है, तो त्वरण भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। ठीक, ये
त्वरण पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और त्वरण की जो विमाएं हैं, अगर उसकी बात करें, विमीय सूत्र की बात करें, क्या होगा? वेग का विमीय सूत्र होता है LT-1 बाई में टाइम, तो ये हो जाएगा m0LT-2। ओके, तो ये त्वरण का विमीय सूत्र हो जाता है। ओके, तो जो चीज मैंने अभी आपको सिखाई है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि त्वरण या एक्सीलरेशन क्या होता है, और इसके गुण भी आप देख सकते हैं। अब देखिए कि आगे आता है त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण के प्रकार या टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में, जैसे मैंने बताया कि त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसमें क्या होगा, एक तो त्वरण का परिणाम प्लस में उसकी दिशा जुड़ी होगी। तो अब हम त्वरण के प्रकार की बात करते हैं कि जैसे चाल और वेग की टाइप्स थी, उसी तरह से यहाँ त्वरण की टाइप्स हैं कि एक समान त्वरण, एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि जब त्वरण का परिणाम और दिशा दोनों नियत रहे, दोनों समान रहे, तो त्वरण क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। ओके, जब त्वरण का परिणाम तथा दिशा दोनों क्या रहे, समान रहे, तो एक समान त्वरण होगा। और दूसरी टाइप है इसका असमान त्वरण। क्या होगा? असमान त्वरण या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यहाँ से स्पष्ट है कि परिणाम चेंज हो, जैसे दिशा, कोई भी एक चीज चेंज होगी तो त्वरण क्या होगा, असमान होगा। तब देखिए आप यहाँ से कि एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है कि जब त्वरण का परिणाम तथा दिशा दोनों नियत रहे तो ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। और असमान त्वरण या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कि जब त्वरण का परिणाम अथवा दिशा अथवा दोनों किसी अन्य भौतिक राशि के सापेक्ष में परिवर्तित हो तो इसे परिवर्ती या असमान त्वरण कहते हैं। ओके, अब इसी तरह से हम औसत त्वरण या एवरेज एक्सीलरेशन की बात करें तो वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय अंतराल का जो अनुपात है उसे हम क्या कहेंगे, औसत त्वरण कहेंगे। औसत त्वरण कुल वेग में परिवर्तन तथा कुल समय का अनुपात होता है। वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1, यानी फाइनल वेग माइनस इनिशियल यानी अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, और समय अंतराल को हम ऐसे लेते हैं t2 माइनस t1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए t1 समय पर वेग v1 है और t2 समय पर वेग v2 है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, v2 माइनस v1, और समय में परिवर्तन कितना आ गया, t2 माइनस t1, और इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या होगा, औसत त्वरण होगा। तो यहाँ से आप इसको कह सकते हो कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ओके, अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण की। तात्क्षणिक त्वरण जैसे हम तात्क्षणिक वेग पढ़ा था पहले कि समय के किसी भी क्षण पर, समय के किसी विशेष क्षण पर जो त्वरण होता है उसे हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं।
इस केस में जो डेल्टा टी है बहुत ही छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि उसकी लिमिट 0 हो जाएगी। तो तात्क्षणिक त्वरण जो है वो हम क्या करेंगे, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी जो है इसमें टी की लिमिट लगा देंगे, लिमिट 10 to 0, यानी इस टाइम को बहुत ही छोटा कर देंगे। ठीक, तो ये किसी भी विशेषण का एक्सीलरेशन हो जाएगा, यानी डी वी बाई डी टी। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर जो है वो तात्क्षणिक त्वरण है। ठीक, डी वी बाई डी टी से इसको डिनोट करेंगे। डी आपको पता ही है कि स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए कि त्वरण जो है एक सदिश राशि है, ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। अब शून्य की बात करें कि शून्य कब होती है, कि जैसे अगर वेग में परिवर्तन हो ही ना, वेग में परिवर्तन ना होने का मतलब क्या है कि वेग क्या हो, समान हो। समान वेग से अगर बॉडी चल रही है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, यदि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश, ये ध्यान रखना कि सरल रेखा के अनुदिश समान वेग से गति करती है तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। ओके, और सरल रेखा के अनुदिश अगर वेग बढ़ता है तो त्वरण की दिशा जो है वो वेग की दिशा ही होगी। ठीक, त्वरण की दिशा जो है वो वेग की दिशा होगी और त्वरण धनात्मक होगा। और बात हम अभी सरल रेखा की करते हैं कि सरल रेखा के अनुदिश अगर वेग घटता है तो त्वरण की दिशा वेग की दिशा से विपरीत होगी और त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये तीनों पॉइंट मैंने एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, एक सरल रेखा में गति के लिए किया है कि वस्तु अगर सरल रेखा में गति कर रही है और वेग समान है तो त्वरण 0, वेग बढ़ रहा है तो त्वरण होगा पॉजिटिव और वेग की दिशा में, और अगर वेग घट रहा है तो त्वरण होगा नेगेटिव और त्वरण की दिशा होगी वेग से विपरीत। तो ये 3 पॉइंट मैंने ये डिस्कस किए हैं एक सरल रेखीय गति के लिए। ओके, अब हम त्वरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये पॉइंट समझने बहुत ही जरूरी है। कि सबसे पहला पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु का वेग 0 हो तो भी उसके अंदर त्वरण हो सकता है। कैसे, कि जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को या किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो हाईएस्ट पॉइंट पर, सबसे ऊपरी बिंदु पर जाकर के वस्तु की वेग जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन इस समय यहाँ पर इसके अंदर त्वरण होता है और वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ठीक, तो जैसे ऊपर की ओर प्रक्षेपित किसी पिंड के उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होता है लेकिन त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। उसी तरह से हमने पिछले लेक्चर में एक सरल लोलक की बात की थी, एक सिंपल पेंडुलम की बात की थी। तो जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, चरम स्थिति है, यहाँ पर भी इसकी वेग क्या होता है, 0 होता है, लेकिन इसमें अब भी कुछ न कुछ त्वरण होता है। ओके, और अब देखिए कि यदि किसी वस्तु की चाल एक समान हो, क्या बात करें हम, चाल की बात करें, चाल अगर एक समान हो तो क्या उसमें त्वरण नॉन जीरो हो सकता है। तो अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर वेग एक समान हो सरल रेखा में तब तो एक्सीलरेशन 0 होता है। लेकिन चाल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु जो इस तरह से वृत्ताकार पथ में घूम रही है समान चाल से, तब इस वस्तु के ऊपर एक विशेष प्रकार का त्वरण होता है,
एक विशेष प्रकार का एक्सीलरेशन होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, हिंदी में इसका नाम बता दूंगा आगे। तो वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो इस बॉडी को वृत्ताकार पथ में घुमाता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ में गति कर रही है तब उसमें जो त्वरण होता है वो नॉन जीरो होता है, क्रियाशील होता है। ओके, तो देखिए कि इस टाइप से जो एक्सीलरेशन लगता है, त्वरण लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब त्वरण या नॉर्मल एक्सीलरेशन, जो इस वस्तु को लगातार सर्कुलर पाथ में घुमाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट है कि जब कोई कण परिवर्ती चाल से गतिमान हो तो उस पर आवश्यक रूप से त्वरण क्रियाशील होता है, कि अगर चाल बदल लेगी तो त्वरण भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। यदि त्वरण नियत है तो त्वरण एक समान रहता है परंतु गति असमान होती है। यदि त्वरण नियत नहीं है तो त्वरण व गति दोनों असमान होती है। तो देखिए कि यदि त्वरण कांस्टेंट है, यानी किसी वस्तु में त्वरण है, तो इसका मतलब उसका वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो मतलब कि उसकी वेग का परिणाम भी बढ़ेगा, या फिर त्वरण घट रहा है एक समान रूप से तो माइनस में है तो भी वेग घटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर त्वरण फिक्स है तो इसका मतलब वेग, त्वरण अगर पॉजिटिव फिक्स मान लेते हैं एक बार समझने के लिए, तो वेग उसका बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो मतलब असमान होगा, और वेग असमान होगा तो गति भी क्या होगी, असमान होगी। जबकि अगर त्वरण नियत नहीं है, त्वरण एक समान नहीं है, बदल रहा है, तो गति भी क्या होगी, असमान होगी, और त्वरण भी एक असमान होगा। अब देखिए कि यदि किसी पिंड के वेग का परिणाम और दिशा दोनों ही परिवर्ती है, यानी किसी पिंड का, जैसे मान लीजिए एक पत्थर आपने इस तरह से फेंका और इस तरह का जो पाथ अगर वो पत्थर फॉलो करता है तो ये प्रक्षेप्य गति कहलाती है। प्रक्षेप्य गति के केस में देखिए कि हर पॉइंट पर गति की दिशा जो है वो बदल रही है। यहाँ पर टेंजेंट खींचिए, गति की दिशा मिल जाएगी आपको, हर पॉइंट पे आपको अलग दिशा मिलेगी। और जैसे पहले अगर हम गति देखें तो ऊपर की तरफ गति कम हो रही है, ठीक, फिर बढ़ रही है, तो यहाँ पर वेग का परिणाम अर्थात गति भी चेंज हो रही है, दिशा भी चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी त्वरण क्या है, फिक्स है। और त्वरण किसके बराबर है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। ओके, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।